नमस्कार। मैं सत्येंद्र आप सभी का म्यूज़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एकदम बेहतर, स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने की सीरीज़ में मैं आज क्लास 12 सीबीएसई और आरबीएसई दोनों ही बोर्ड के लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इस टॉपिक को अपन बिल्कुल बेसिक से डिटेल तक कवर करेंगे भाई। इसमें मैंने हर एक क्वेश्चन को कराने का प्रयास किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो ये मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ इनके अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लें, तभी आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट का क्या हो, फ़ायदा हो और वो अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को बेहतर कर सके और अच्छे मार्क्स ला सके। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा आज का टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और ये अप्लाइड और कोर मैथ्स दोनों के लिए, ये दोनों के लिए यूजफुल रहेगा। अब अपन इसके जो बेसिक जो यूज़ होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, इसमें क्या कंडीशंस होती हैं उनको अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहता है, कोई फंक्शन क्या होना चाहता है, डिक्रीजिंग, तो विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट अगर x1 की वैल्यू छोटी है किससे, x2 से, तो जो फंक्शन की x1 के ऊपर वैल्यू है, फंक्शन की किसके ऊपर, x1 के ऊपर जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए फंक्शन की जो x2 की वैल्यू है उससे। और x1 और x2 दोनों ही किससे बिलोंग करनी चाहिए भाई, a कोमा बी, जो इंटरवल है a से लेकर के b तक। आइए इसको मैं समझाता हूँ आपको कि यहाँ क्या इससे बोलना चाह रहा है। कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहता है, क्या डिक्रीजिंग फंक्शन, तो x1 की जो वैल्यू है वो छोटी है किससे, x2 से, x1 इज लेस देन x2। पर यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू है x1 के ऊपर वो बड़ी होगी या बराबर हो सकती है f ऑफ x2 से। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया आपके सामने एक, और ये कुछ इस तरीके से एक कर्व आ रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि ये एक पॉइंट है और यहाँ पर x पर एक पॉइंट है, तो अपन इसे मान रहे हैं x1, और फिर एक पॉइंट है, इसको अपन मान रहे हैं x2। क्या मान लिया भाई अपन ने, x2। अब इस के ऊपर जो y इक्वल टू में फंक्शन गिवन है f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x हमें फंक्शन गिवन है। तो जब अपन x1 वैल्यू पुट करेंगे तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो f ऑफ x1 आएगी, और जब आप यहाँ x2 पुट करोगे तो ये आएगी f ऑफ x2। अब
आप यहाँ देख रहे हैं कि जो एफ ऑफ x1 है वो क्या है भाई, ज़्यादा है किससे, एफ ऑफ x2 से। या आप ग्राफ से समझ पा रहे होंगे कि जो फंक्शन की x1 पर जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, बड़ी आ रही है फंक्शन की जो x2 के ऊपर वैल्यू है उससे। तो ये तो ग्रेटर वाली कंडीशन हमने समझ ली। अब देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर, जैसे कि अब की बार अपन इसको मान रहे हैं x3 और यहां पर मान लिया अपने x4। तो अब आप यहां समझ पाएंगे कि जो x3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, एफ ऑफ x3। और ऐसे ही जब आप देखेंगे यहाँ पर x4 के ऊपर एफ ऑफ x4, और ग्राफ से आप समझ पा रहे हैं कि जो एफ ऑफ x3 है वो बराबर है भाई किसके, एफ ऑफ x4 के। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि x1 की वैल्यू जब भी किससे छोटी हो, x2 से, पर ये जो x1 और x2 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है उसमें क्या होगा, जो x1 पर वैल्यू आएगी वो x2 पर जो वैल्यू आ रही है उससे बड़ी हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई ये बात आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है जो x1 और जो x2 है वो किससे बिलोंग करते हैं, एक इंटरवल है ए से लेके बी तक। आप बोल सकते हैं कि भाई ये अपना बी हो गया और आप इसको थोड़ा इधर से और लाएं तो ये अपना क्या हो गया, ए से लेके बी तक जो भी x1 x2 x3 x4 जो भी है वो किसके किससे बिलोंग करते होंगे, इस इंटरवल ए कॉमा बी से। अब दूसरी बात समझते हैं कि भाई अगर अपन डेरिवेटिव टेस्ट के साथ देखना चाहते हैं तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी। क्या होगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू जीरो होगी फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। तो भाई इसे भी समझ लेते हैं अपन कि अगर अपन डेरिवेटिव टेस्ट से देखते हैं, डेरिवेटिव टेस्ट से अगर समझना चाहते हैं तो जो एफ डैश एक्स हम निकालेंगे, जो हमें फंक्शन गिवन होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो डिफरेंशिएशन है के बाद जो फंक्शन आएगा उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या हो सकती है, ज़ीरो। ये अपन को कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, याद होनी चाहिए, किसके लिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब आगे समझते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट कि जो x1 अगर छोटा है किससे, x2 से, तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। यहाँ पर x1 कॉमा x2 जो है वो बिलोंग करेगा किससे, a कॉमा b से। अब इस बात को समझते हैं अपन स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो भाई मैंने आपके सामने ग्राफ बना दिया एक, और ये क्या आ रहा है, एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। अब आपने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ये इंटरवल है अपनी यहाँ से a और ये यहाँ तक b। आपने यहाँ कहीं एक पॉइंट ले लिया और ये x एक्सिस पर तो x1 डिस्टेंस पर है और इधर जो है वो f ऑफ x1 डिस्टेंस पर है।
यहाँ पर एक और पॉइंट ले लिया और ये हो गया अपना x2। तो जब अपन इस पॉइंट की यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x1 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो f ऑफ x1, और यहाँ पर x2 पर जो वैल्यू आएगी f ऑफ x2। आप यहाँ कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जो f ऑफ x1 है वो क्या है, बड़ा आ रहा है भाई f ऑफ x2 से, जहां पर x1 की वैल्यू छोटी है किससे, x2 से। x1 की वैल्यू छोटी है किससे, x2 से। और यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आ रही है, x1 के ऊपर बड़ी आ रही है किससे, जो फंक्शन की वैल्यू है x2 के ऊपर। तो यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे कि ये जो ग्राफ से भी हमें समझ में आ रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। पहले वाले ग्राफ की तरह नहीं है कि भाई बीच में पहले ऐसे आया और फिर ये इस तरीके से कांस्टेंट हो गया और फिर वापस से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट हो गया फिर वापस से डिक्रीज हो गया। तो इसको अपन बोलते हैं केवल डिक्रीजिंग। और जब अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीज होता है तो अपना फिर वो क्या कहलाता है भाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आपकी समझ आ गई होगी। ये था विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर आप डेरिवेटिव टेस्ट करना चाहते हैं तो डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर जो f डैश x है उसकी वैल्यू किससे छोटी होगी, 0 से। f डैश x की वैल्यू किससे छोटी होगी भाई, 0 से। यहाँ इक्वल नहीं लगता है, जैसे यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है ना, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, केवल f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई। अगली कंडीशन को समझते हैं। इसी तरीके से इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट x1 की वैल्यू अगर लेस देन है x2 से तो जो फंक्शन की वैल्यू है x1 के ऊपर वो भी छोटी आएगी भाई, फंक्शन की वैल्यू जो है वो x2 के ऊपर उससे। जहां पर x1 x2 दोनों किससे बिलोंग करेंगे, a b। साथ ही साथ डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा, f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी फॉर ईच x बिलोंग्स टू a b। विद डेरिवेटिव टेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अगर x1 की वैल्यू लेस देन है x2 से तो f ऑफ x1 जो है वो छोटा होगा किससे भाई, f ऑफ x2 से। x1 x2 जो है वहां किससे बिलोंग कर रहे हैं, a b। और डेरिवेटिव टेस्ट के साथ आप बोलेंगे कि जो f डैश x की वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 फॉर ईच x बिलोंग्स टू a b। इसको भी मैं आपको ग्राफ की हेल्प से समझा देता हूं। ये आ गया अपना इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन जब फंक्शन क्या है, इंक्रीज होना चाहता है तो अपन ने यहां ग्राफ बनाया और ये इस तरीके से अपन ने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं अपन। अब आप यहां समझेंगे कि भाई ये जो है ये y इक्वल टू क्या है, f ऑफ x। यहां पर पहले बढ़ रहा है यहां से यहां तक, फिर ये कांस्टेंट हो गया भाई यहां तक, और फिर वापस से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जब भी बीच में कांस्टेंट आ जाता है तो अपन उसको केवल इंक्रीजिंग या केवल डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो अब आपने एक पॉइंट ले लिया यहां पर और ये x1
एक पॉइंट इधर ले लिया आपने और ये अपना आ गया x2। अब जो y एक्सिस पर इसकी वैल्यू है तो आप कहेंगे कि यहाँ x1 पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो f ऑफ x1 आ रही है, और यहाँ जो x2 पर फंक्शन की वैल्यू आएगी वो f ऑफ जो x2 पर फंक्शन की वैल्यू आएगी वो f ऑफ x2 होगी भाई। अब आप ग्राफ से समझ पा रहे होंगे कि जब x1 की वैल्यू लेस देन है किससे, x2 से, तब जो f जो फंक्शन की वैल्यू है x1 के ऊपर वो भी छोटी आ रही है फंक्शन की वैल्यू x2 के ऊपर जो भी आएगी उससे जो f ऑफ x1 है वो हमेशा क्या आएगा, छोटा। फिर जब आप पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा भाई अपना, ये हो गया अपना x3 और x4। तो जो x3 है वो छोटा है किससे, x4 से। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है x3 के ऊपर वो इक्वल आएगी फंक्शन की वैल्यू x4 के ऊपर। ठीक है भाई, तो ये इक्वल टू और लेस देन दोनों वाली बात आपके समझ में आ गई। तो इसको अपन कंबाइन करके लिख सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो x1 के ऊपर है वो लेस देन और इक्वल टू आ सकती है f ऑफ x2 से। ये था विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट, विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसी चीज को अपन डेरिवेटिव टेस्ट के साथ समझते हैं। डेरिवेटिव टेस्ट भाई देखो, थ्योरी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्वेश्चंस को पहले समझने से, क्योंकि जब हमारी जो बेसिक थ्योरी कंप्लीट हो जाती है और हमें अच्छे समझ में आ जाती है तो क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाता है। तो डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर क्या होगा, जो f डैश x होगा, जो फंक्शन का अपन डेरिवेटिव निकालेंगे उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आनी चाहिए, 0। किसके लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब आप बात करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो यहां पर अपन ने क्या बना दिया भाई, एक ग्राफ इस तरह से। आप यहां पर एक वैल्यू लेंगे x1, दूसरी ये x2, तीसरी x3। तो इस x1 पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो f ऑफ x1, और चलो इसे अपन एक बार के लिए रहने देते हैं और अपन x2 इसे मान लेते हैं। तो जो x2 पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो f ऑफ x2। तो आप यहाँ ग्राफ से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जब x1 की वैल्यू छोटी है किससे, x2 से, तो x1 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी छोटी आ रही है f ऑफ x2 से। तो देखो ये इसमें कोई भी कांस्टेंट पार्ट नहीं आ रहा है, डायरेक्टली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डायरेक्टली, है ना। तो इसको बोलते हैं अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीज। और यहां पर जो डेरिवेटिव टेस्ट है, यहां पर जो डेरिवेटिव टेस्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा f डैश एक्स उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0। यहाँ क्या थी, इक्वल टू भी आता है इंक्रीजिंग के अंदर, पर जब अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो ये ग्रेटर देन 0।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की सारी बात आपकी समझ आ गई होगी। और अब अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। r का मतलब भाई रियल नंबर है। तो आपने कहा कि सर फंक्शन जो है f ऑफ x इक्वल टू हमें गिवन है e की पावर 2x, e की पावर 2x। तो ये डिफरेंशिएशन तो आप सभी को आता ही है। अगर किसी को नहीं आता भाई, तो मैंने डिफरेंशिएशन के बेसिक पार्ट की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। और जिसको आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। और मैंने साथ ही साथ जो है बेसिक की भी वीडियो डाल रखी है, और एक वन शॉट भी अपलोड कर रखा है डिफरेंशिएशन का। उसमें मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप उन्हें तो ज़रूर कर ही लें भाई। अब या एफ डैश एक्स की बात करते हैं अपन। भाई हमें सबसे पहले पता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करने के लिए हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव टेस्ट से। तो अपन कहेंगे e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x क्या करेंगे तो 2 e की पावर 2x। अब ये कंडीशन हमें कहती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए जो एफ डैश एक्स है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अभी अभी आप पढ़ के आए, क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो 2 e की पावर 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? ग्रेटर देन 0। तो आपने कहा रियल नंबर, अगर x की वैल्यू रियल नंबर है तो हम x को यहाँ कुछ भी डाल दें। क्या डाल दें भाई? कुछ भी, मतलब मैं यहाँ एक बार लाइन बना के दिखाता हूँ। ये 0, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। आप चाहे यहाँ माइनस का 5 और इधर क्या है? प्लस का 5, कुछ भी डाल के देखेंगे तो 2 e की पावर 10, जो e की पावर 10 है वो क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। या फिर आप कह रहे हैं 2 e की पावर जब -5 डालेंगे तो -10, या इसे आप लिख सकते हैं 2 अपॉन e की पावर 10। तो ये भी क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि जो e की पावर 2x है वो x बिलोंग्स टू r, हर एक वैल्यू के ऊपर क्या होगा भाई? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है भाई, अपन को एफ एक्स दिया हुआ है, तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स। तो एक्स क्यूब का अपना हो गया 3x स्क्वायर, और ये -12x प्लस 15, और जो कांस्टेंट है उसका क्या हो गया? 0। तो ये अपना आ गया एफ डैश एक्स। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? 0। मतलब जो अपना ये फंक्शन है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। अब जब भी यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो सबसे पहले आप क्या करो? इसके फैक्टर्स निकालो भाई। क्या निकालो? फैक्टर। तो आप कहेंगे सर 3 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, ये 3 अपना नीचे आ गया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ आप जब फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x प्लस 5 और ग्रेटर देन 0।
तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दो दो के पेयर बन गए, तो ये x और ये x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लिया तो ये x प्लस 5 और ग्रेटर देन 0। अब एक चीज़ आप समझ पा रहे हैं कि सर ये जो है यहाँ तो माइनस आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है प्लस, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। तो कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी? भाई मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये फैक्टराइज नहीं हो रही यहाँ पर, ये यहाँ पर फैक्टराइज नहीं हो रही। तो जब इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होगी तब अपन क्या करेंगे, उसी चीज़ को मैंने सिखाने के लिए यहाँ तक क्या किया है, गलत किया है। अब अपन सीखते हैं कि जब भी इक्वेशन फैक्टराइज ना हो तो अपन कैसे पता लगाएंगे कि वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं। तो यहाँ अपन लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ आपको यूज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या यूज करना है भाई? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं, पर मैं जब आपको सिखाऊंगा तो आपको 100% समझ आ जाएगा, पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ समझना है। 3 तो अपन ने कॉमन ले लिया था ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। आपको क्या करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर में से केवल x लिखना है। यहाँ एक्स स्क्वायर में से केवल किसे लिखेंगे आप? x। यहाँ माइनस का साइन है तो इसे एज इट इज कॉपी कर लो भाई, माइनस। अब जो x का कोएफिशिएंट है 4, इसका क्या कर दो? हाफ। जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका क्या कर दो? हाफ। और यहाँ क्या कर दो भाई? स्क्वायर। यहाँ क्या कर दो आप? स्क्वायर। बाहर हमेशा, यहाँ हमेशा माइनस का साइन लगाना है। और ये जो आपने 4/2 लिखा है इसका क्या करना है? स्क्वायर और प्लस 5 एज इट इज ग्रेटर देन 0। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया? 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 4 प्लस 5 ग्रेटर देन 0। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो आप सभी जानते हैं कि जो x माइनस 2 है उस पर क्या लग रहा है? स्क्वायर। तो जब भी किसी वैल्यू पर स्क्वायर लगा होता है तो वो हमेशा किससे बड़ी आती है भाई? 0 से बड़ी आती है। क्या आती है? 0 से बड़ी। या आप बोल सकते हैं कि बराबर भी आती है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। बराबर कहाँ होगा? x इक्वल टू 2 के ऊपर। 0 के इक्वल किस पर होगा? x इक्वल टू 2 पर आप जब ये 0 भी आएगी तो 0 में 1 ऐड करोगे तो वो, अगर मान लो 2 पर क्या आ रही है? 0, तो आप कहेंगे 0 और 0 में कितना ऐड करते हैं? 1, तभी भी क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है प्लस 1, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा हर x की वैल्यू जो किससे बिलोंग कर रही होगी? रियल नंबर से। हर उस x की वैल्यू जो कि किससे बिलोंग कर रही होगी? रियल नंबर से। भाई फिर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यहां तक की बात आसानी से समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x प्लस 1/x, जहां पर x जो है वो किससे ग्रेटर देन और इक्वल है? 1 के, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द स्टेटेड वैल्यूज ऑफ x। तो हमें यहाँ f(x) गिवन है x प्लस 1/x, और इसके लिए जो डोमेन है फंक्शन के लिए वो गिवन है x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी भाई? 1। अब आप सबसे पहले जो है f(x) निकालेंगे, और x का कितना होगा? 1 प्लस
1 अपॉन एक्स का होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। अब हमें ये देखना है कि जो 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये ग्रेटर देन जीरो आएगा या लेस देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और लेस देन जीरो आएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। पर मैं फिर कह रहा हूँ भाई, अगर आपको डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत हो रही है तो आप जो बेसिक वीडियोस हमारी डिफरेंशिएशन के ऊपर डाली गई है उन्हें पहले देख लो, फिर इस टॉपिक को पढ़ें। अब देखिए कि जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा किससे किससे बड़ा आता है भाई? जीरो से, या बराबर हो सकता है। पर आपको ये ध्यान देना है कि जो अब की बार है वो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर में है। कहाँ पर है भाई? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जीरो हो जाती है तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइन। तो x की वैल्यू यहाँ जीरो के इक्वल नहीं है। पर हमें ये मालूम हो गया कि जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है वो भी किससे बड़ा आएगा? जीरो से। अगर एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी किससे बड़ा आएगा? जीरो से। फिर पर जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 से छोटी। क्यों आएगी? आप देख लो। चाहे आपने कहा कि सर मैं 1 डाल दूं, तो आपने कहा 1 डाला तो 1 तो जीरो से बड़ा है। बिल्कुल सर। आपने कहा 2 डालेंगे तो 1 अपॉन टू, ये 0.5 होता है, तो 0.5 भी इससे क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। आप कहेंगे सर मैं माइनस का 3 डाल दूं तो, अच्छा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 में आ जाएगा 0.25, तो 0.25 भी इससे क्या है? बड़ा। फिर आप कहेंगे कि सर अगर अपन माइनस का 3 पुट करें एक्स की जगह, तो 1 अपॉन -3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 1/9। तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, वो किससे बड़ी होगी भाई? जीरो से। तो जी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, जीरो से तो बड़ा होगा, पर साथ ही साथ 1 से क्या होगा? छोटा। तो जब ये 1 से छोटा होगा तो आप अगर 1 में से इसे माइनस करेंगे तो 1 से, अगर 1 से छोटी जो वैल्यू है 1 में से, अगर आप लेस देन 1 जो है उस वैल्यू को माइनस करते हैं तो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये भी क्या आएगी भाई? एक पॉजिटिव वैल्यू। जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो किससे बड़ी होगी? जीरो से बड़ी होगी। तो एफ डैश एक्स जब जीरो से बड़ा आता है तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये जो है स्ट्रिक्टली क्या होगा? इंक्रीजिंग। पर हमें जब हमें जो फंक्शन है वो किस वैल्यू पर डिफाइन है? 1 या 1 से बड़ी, तो आपको माइनस की वैल्यू डाल के देखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट किससे बड़ी वैल्यूज डालेंगे? 1 से बड़ी या 1 की इक्वल। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a so that the function fx equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on इंटरवल 1 से लेके 2 तक। ये सीबीएसई 2022 और सीयूईटी 2024 में पूछा गया है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। अब जब आप यहाँ एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x प्लस ए एक्स का क्या हो गया? ए एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई? ए। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो किससे बड़ी होगी भाई?
0 से, एफ डैश एक्स की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 0 से, जब फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब यहाँ जो हमें इंटरवल गिवन है कि जो x की वैल्यू है वो भाई जब भी क्लोज्ड ब्रैकेट होंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इंक्लूड होती है वैल्यूज। ये वैल्यूज क्या होती है, इसमें इंक्लूड होती है 1 से लेके कहाँ तक, 2 तक। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी और बराबर हो सकती है, पर 2 से जो है वो छोटी और इक्वल होगी। छोटी और क्या होगी भाई, इक्वल। अब आपको क्या कोशिश करनी है कि जो इस x को है ना, इस फंक्शन की तरह बनाना है 2x प्लस ए। किसकी तरह बनाना है, इस फंक्शन की तरह। तो आप यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और इधर भी 2 से क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई। तो ये 2 और ये हो गया अपना 2x, और ये अपना हो गया 4। अब अपने को क्या करना है, ए ऐड करना है। तो आप सभी जगह क्या कर दो, ए ऐड कर दो। तो ये हो गया 2 प्लस ए और 2x प्लस ए, और ये हो गया अपना 4 प्लस ए। ये 2x प्लस ए है, यही तो हमारा फंक्शन है, यही तो हमारा डेरिवेटिव फंक्शन है ना। तो आप कहेंगे किससे बड़ा होना चाहिए, 2 प्लस ए से। तो जो एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू 2 प्लस ए से क्या आ रही है भाई, बड़ी आ रही है। और हम कह रहे हैं कि जो हमारी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से। किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से। तो आप इस पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को अगर देखते हैं, तो जो 2 प्लस ए है इसकी वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, 0 से। और ए की वैल्यू किससे लेस देन होनी चाहिए, 2 से। तो हमें यहाँ ए की ही वैल्यू पूछी गई थी कि ए की लीस्ट वैल्यू बताइए। तो ए की जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इज -2। अगला क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नीदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑन 0,3।